हे गाइस, स्वागत है आप सबका अपने चैनल मस्ती की पाठशाला में। सेकेंड चैप्टर को तो क्लास 12 का सेकेंड चैप्टर है हमारे पास, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। आज हम इसको कवर करना है, ठीक है। तो इसके हम कॉन्सेप्ट को आज हम स्टार्ट करेंगे, कॉन्सेप्ट को सीखेंगे कि बेसिकली क्या है फलन और कौन से त्रिकोणमितीय फलन हैं जिनको हम उनका प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं, कैसे ज्ञात कर सकते हैं। आज हम बेसिक उसी का सीखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला ही क्वेश्चन इसके लिए होगा कि फलन क्या है। तो वैसे तो हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं संबंध और फलन के बारे में, तो हम यहाँ पे देखते हैं एक और बार। देखो, फलन के होने के लिए दो बातों का होना ज़रूरी है। पहला ये कि अगर ए के प्रत्येक अवयव का संबंध बी के किसी न किसी अवयव से होना चाहिए। मतलब अगर दो समुच्चय हैं ए और बी, तो ए के प्रत्येक अवयव का संबंध बी के किसी न किसी अवयव से अवश्य होना चाहिए। मतलब ए में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। मतलब ए के प्रत्येक अवयव का संबंध किसी ना किसी बी के अवयव से होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट है, ए के अवयव का संबंध बी के एक से अधिक अवयव के साथ ना हो। मतलब ये कि ए के जो अवयव है उसका संबंध बी के अवयवों के साथ होगा, ए के प्रत्येक अवयव का संबंध बी के अवयव के साथ होगा, लेकिन एक से ज़्यादा के साथ नहीं होगा। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जाम्पल में देख लेते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ये ए और बी। ए में हमारे पास एलिमेंट हैं 1, 2, 3 और 4, और बी में एलिमेंट हैं ए, बी, सी और डी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ए का संबंध, जो एक का संबंध है वो किसके साथ है? ए के साथ है। 2 का संबंध बी के साथ है, 3 का संबंध सी के साथ है और 4 का संबंध डी के साथ है। तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि ए के प्रत्येक अवयव का संबंध बी के किसी न किसी अवयव से तो है, और केवल एक अवयव से है। क्योंकि देखो, एक का संबंध केवल एक ए से है, 2 का संबंध केवल बी से है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दोनों बातों को वेरीफाई कर रहा है, तो ये एक फलन होगा। तो एक दूसरा एग्जाम्पल है, उसको और देखते हैं। देखो, यहाँ पे हमारे पास ए में 3 एलिमेंट हैं, ए, बी, सी, और बी में भी 3 एलिमेंट हैं 1, 2, 3। यहाँ हम देखेंगे कि ए का जो संबंध है, ए का, वो किसके साथ है? 1 के साथ है और 2 के साथ है। तो यहाँ पे पहली वाली तो जो डेफिनेशन है वो तो यहाँ पे वेरीफाई हो रही है कि ए के, हम देख सकते हैं ना, ए के तीनों अवयवों का बी के किसी ना किसी अवयव के साथ संबंध तो है। लेकिन दूसरी वाली जो कंडीशन है कि बी के एक से अधिक अवयव के साथ नहीं हो, वो यहाँ पे वेरीफाई नहीं हो रही। कैसे? देखो, ए का संबंध 2 अवयवों के साथ है, 1 के साथ भी और 2 के साथ भी। तो ये हमसे एक कंडीशन कह रही थी कि जो बी के अवयव है ना, उनसे केवल 1 से संबंध होना चाहिए, और यहाँ पे कितने से है? 2 से। इसका मतलब ये हुआ कि ये पहली कंडीशन को फॉलो कर रहा है, दूसरी कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा। और अगर ये दूसरी कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा तो ये फलन नहीं होगा। क्लियर है? दोनों कंडीशन को फॉलो करेगा तभी ये फलन होगा। तो दोनों कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है कि ए के प्रत्येक अवयव का संबंध बी के किसी न किसी अवयव के साथ होगा, और दूसरी कंडीशन है कि ए के अवयवों का संबंध बी के एक से अधिक अवयवों के साथ नहीं होगा। तो पहला फलन था और दूसरा फलन नहीं था। थर्ड एग्जाम्पल है, उसकी भी हम बात करेंगे। ये क्या है? ए में देखते हैं तो ए में 3 एलिमेंट ए, बी और सी, और बी में देखते हैं तो इसमें भी 3 एलिमेंट 1, 2, 3। यहाँ हम देखते हैं कि जो ए का और बी का संबंध किससे है? 1 से। दोनों का संबंध 1 से है, और सी का संबंध किससे है? 3 से। तो ये फलन है। क्यों फलन है? क्योंकि दोनों कंडीशनों को फॉलो कर रहा है। पहली कंडीशन थी कि ए के प्रत्येक अवयव का संबंध बी के किसी ना किसी अवयव से हो। तो हम देखते हैं कि ए का बी
संबंध 1 के साथ है, बी का संबंध है 1 के साथ और सी का संबंध 3 के साथ है, तो प्रत्येक ए के प्रत्येक अवयव का संबंध बी के किसी ना किसी अवयव के साथ तो है। और दूसरी कंडीशन है, उसको भी चेक कर लेते हैं कि ए के अवयव का संबंध बी के एक से अधिक अवयव के साथ ना हो। तो हम देख सकते हैं कि ए का संबंध 1 से है, बी का संबंध 1 से है, तो यहाँ पे ए और बी मतलब दो एलिमेंट का संबंध 1 से हो सकता है। तो यहाँ ए के 2 या 2 से अधिक अवयव की इमेज 1 तो हो सकती है, मतलब ए के 2 या 2 से अधिक जो अवयव हैं उनका संबंध 1 के साथ तो हो सकता है, लेकिन किसी भी एक अवयव का संबंध 2 के साथ नहीं होना चाहिए। जैसे इस वाले एग्जाम्पल को हम देखते हैं, एक ये वाला एग्जाम्पल है, यहाँ हम देखते हैं कि ए के दोनों अवयवों का जो संबंध है केवल 1 के साथ ही है, तो ये फलन है क्योंकि यहाँ पे दोनों कंडीशन जो है वो अप्लाई हो रही हैं, दोनों कंडीशन फॉलो हो रही हैं। पहली कंडीशन है कि ए के प्रत्येक अवयव की संबंध बी के किसी न किसी अवयव के साथ हो, तो यहाँ पे दोनों का संबंध बी के एक अवयव ए के साथ है। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है कि ए के अवयवों का संबंध बी के एक से अधिक अवयव के साथ ना हो। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 2 का संबंध 1 के साथ है, तो ए के 2 अवयवों का संबंध तो 1 के साथ हो सकता है, लेकिन एक अवयव का संबंध बी के 2 अवयवों के साथ नहीं हो सकता। जैसा कि इस वाले एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ए है, ए का संबंध 2 के साथ है, ठीक है, और जो बी है, बी का संबंध 3 के साथ भी है और 4 के साथ भी। तो यहाँ ए का जो अवयव है बी, उसका बी के अवयव 3 और 4 से संबंध है, जो कि कंडीशन सेकंड को फॉलो नहीं करता। इसका मतलब ये फलन नहीं है और ये फलन है। तो यहाँ से हम एक बात को अच्छी तरह से सीख सकते हैं कि 2 कंडीशन फलन होने के लिए ज़रूरी है। पहली कंडीशन कि ए के प्रत्येक अवयव का संबंध बी के किसी न किसी अवयव से हो, और दूसरी कंडीशन ए के अवयव का संबंध बी के एक से अधिक अवयव के साथ ना हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे इन एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि फलन क्या होता है। अब हम बात करेंगे कुछ फलन के प्रकार की। तो फलन के प्रकार की हम बात करेंगे, यहाँ हम देखते हैं एग्जाम्पल। तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास 2 समुच्चय ए और बी हैं। ए के प्रत्येक अवयव का संबंध बी के एक अवयव के साथ यहाँ दिखाई दे रहा है, मतलब 1 का संबंध ए के साथ है, 2 का संबंध बी के साथ है, 3 का संबंध सी के साथ है और 4 का संबंध डी के साथ है। इसका मतलब ये फलन है, और ये फलन कैसा फलन है? एकैकी फलन है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रत्येक अवयव की केवल एक इमेज है, केवल एक इमेज, और वो भी किसकी? एक ही एलिमेंट की एक ही इमेज है। इसीलिए हम क्या कहते हैं इसको? एकैकी। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एक एलिमेंट की केवल एक इमेज है, इसीलिए हम इसको एकैकी फलन कहते हैं। अब हम बात करेंगे दूसरे टाइप के फलन की। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि 2 एलिमेंट की एक इमेज है ना, और तीसरे एलिमेंट की तो यहाँ पे एक इमेज आई, लेकिन ये जब एक या एक से अधिक एलिमेंट की एक इमेज होती है उसको हम बोलते हैं बहुएक फलन। ठीक है, बहुएक फलन इसको बोलते हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2 एलिमेंट इसमें खाली भी छूट सकते हैं। तो ये है कि बी के अवयव तो छूट सकते हैं, लेकिन ए में कोई भी अवयव ऐसा नहीं हो जिसकी इमेज ना हो, मतलब ए के प्रत्येक अवयव की इमेज तो होनी चाहिए। तीसरा और फलन है, इसको भी देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एक की इमेज किसके साथ है? ए है, मतलब 1 का संबंध ए के साथ, 2 का संबंध और 3 का संबंध बी के साथ है और 4 का संबंध सी के साथ है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 एलिमेंट की एक इमेज है, कोई दिक्कत नहीं। 4 की मतलब सभी की इमेज है, और बी के प्रत्येक अवयव की प्री इमेज भी है। प्री इमेज मतलब जब इससे हम लौटा के लेके जाते हैं ना, तो हम देखते हैं कि बी के प्रत्येक अवयव किसी ना किसी अवयव का इमेज है, मतलब बी का जो अवयव है वो ए के किसी ना किसी अवयव के साथ संबंध रखता है, मतलब बी में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है। तो इसको हम फलन को बोलते हैं। ये भी बहुएक फलन है, लेकिन इसमें एक स्पेशल कंडीशन आ गई, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट खाली नहीं है, इसलिए हम इसको आच्छादक फलन भी कहते हैं।
ठीक है, तो इसको हम बहुएक फलन भी कहते हैं और आच्छादक फलन भी कहते हैं। तो बच्चों आपको फलन क्या है और फलन के प्रकार ये जो तीनों हैं समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करेंगे किस फलन का प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है, उसको भी हम देखते हैं कि किस प्रकार के फलनों का प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है। तो देखो हमारे पास ये जो सेट दिए हैं ए और बी, ए का संबंध बी के साथ किस प्रकार है, देखिए कि एक का संबंध ए के साथ है, 2 और 3 का संबंध बी के साथ है ना। यहाँ पे ये तो फलन है, लेकिन जब हम इसका उल्टा करेंगे, बी से ए में संबंध निकालेंगे तो क्या होगा, सी का संबंध 1 के साथ है और बी का संबंध 2 और 3 के साथ है, जो दूसरी कंडीशन को फॉलो नहीं करता। फलन होने के लिए दूसरी कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है ये, इसका मतलब ये फलन नहीं है, तो इसका हम प्रतिलोम नहीं निकाल सकते। मतलब हम प्रतिलोम उनका निकालेंगे कि यदि ए से बी में अगर संबंध जो फलन होगा तो वो बी से ए में भी फलन होना चाहिए। तो ये ए से बी में तो फलन है लेकिन बी से ए में फलन नहीं है, इसीलिए इसका प्रतिलोम नहीं ज्ञात किया जा सकता। क्लियर है स्टूडेंट्स। एक और एग्जांपल है हमारे पास, ये कि ए है हमारे पास ये और बी है हमारे पास ये। एक का संबंध ए के साथ है, 2 का संबंध बी के साथ है, 3 और 4 का संबंध सी के साथ है। ठीक है, तो ये तो फलन है क्योंकि इसमें दोनों कंडीशन फॉलो हो रही हैं। लेकिन जब हम इसका उल्टा देखते हैं, मतलब बी से संबंध ए में देखते हैं, तो क्या होगा कि हमने देखा था एक का संबंध ए से था तो ए का संबंध 1 के साथ है, बी का संबंध 2 का संबंध बी से था तो बी का संबंध 2 के साथ है, और 3 और 4 का संबंध सी से था और यहाँ सी का संबंध 3 और 4 से है। तो इसमें जो ए है उसकी क्या इमेज, 2 इमेज मिल रही हैं और 2 इमेज मिलेंगी, इसका मतलब ये तो फलन नहीं है। किसी भी एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं हो सकती, तो ये फलन नहीं है। मतलब ये तो फलन था, इसका रिवर्स फलन नहीं है, इसीलिए इसका भी प्रतिलोम नहीं ज्ञात किया जा सकता। तो एक और हम एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि हमारे पास 2 समुच्चय हैं ए और बी। ये फलन है क्योंकि प्रत्येक अवयव का संबंध बी के अवयव किसी न किसी अवयव के साथ है, और ऐसा भी है कि केवल एक के साथ ही इसका संबंध है। तो हम यहाँ देखते हैं, जब हमने ए से बी में देखा तो ये एक फलन है। अगर हम इसका रिवर्स करके देखें, बी से ए में करके देखें तो क्या आता है, तब हम पता करेंगे कि ये इसका प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है या नहीं। तो बी से हमने ए में देखा कि ए का संबंध 1 के साथ है, बी का संबंध 2 के साथ है, सी का 3 के साथ और डी का 4 के साथ। इसका मतलब ये हो गया कि ये बी से ए में फलन है, और यदि अगर ये बी से ए में फलन है तो इसका प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है। मतलब हम केवल उन्हीं फलनों का प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं जिनका रिवर्स भी फलन हमको प्राप्त हो। अगर ए से बी में फलन आ रहा है तो बी से ए में भी वो फलन आना चाहिए, तभी उनका प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो इसमें हमने देखा ये जो फलन था हम पढ़ चुके हैं, ये कैसा फलन था, ये था एकैकी और आच्छादक। ये दोनों फलन है क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट छूट नहीं रहा और एक की इमेज केवल 1 के साथ है। तो ये जो किस प्रकार का फलन है, ये फलन है एकैकी और आच्छादक। तो हमें यहाँ से ये बात पता चलती है कि एक ऐसा फलन जो एकैकी और आच्छादक दोनों हो, उसी का प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है ना। मतलब अगर इसमें कोई भी एलिमेंट छूट जाता तो ये इसका फलन रिवर्स फलन नहीं निकल पाता और ये इसका प्रतिलोम भी नहीं ज्ञात किया जा सकता था। तो ये बात हमें यहाँ से क्लियर होती है कि एक ऐसा फलन जो एकैकी और आच्छादक दोनों हो, उसी का प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है। क्लियर है स्टूडेंट। उसके लिए हमने एक और एग्जांपल यहाँ पे लिया है कि ये देखो, यहाँ पे ये कौन सा फलन है, बहुएक फलन है। बहुएक फलन में हम क्या देखते हैं कि ये एक की इमेज 1 के साथ है, ये सॉरी बहुएक नहीं, ये एकैकी फलन है क्योंकि एक की इमेज 1 के साथ है। तो 1 की इमेज 1 के साथ है, 2 की इमेज बी के साथ है, 3 की इमेज सी के साथ है। लेकिन यहाँ पे डी किसी की भी इमेज नहीं है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो फलन है। लेकिन अगर हम इसका उल्टा करें,
बी से ए में देखें तो ए का संबंध तो 1 के साथ आ जाएगा, बी का संबंध 2 के साथ आ जाएगा और सी का संबंध 3 के साथ आ जाएगा, लेकिन डी यहाँ पे एक अवयव रह गया, इसका मतलब ये फलन नहीं है। तो यहाँ से ये क्लियर जो कंडीशन है वो और भी क्लियर हो जाती है कि केवल और केवल इस टाइप के फंक्शन का ही हम प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं। ऐसा फलन जो एकाकी और आच्छादक दोनों हो, उसी का हम प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे अपने बेस, जो अपना मेन चीज़ है त्रिकोणमिति फलन, उनके बारे में बात करेंगे। तो अब हमें ये पता करना है कि त्रिकोणमिति फलनों का प्रतिलोम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ हम एक एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं कि sin 30 बराबर सबको पता है होता है 1/2। sin 30 का मान क्या होता है? 1/2। और sin 150 जिसको हम 180 - 30 भी लिख सकते हैं, जिसका मान क्या आ जाता है 100, मतलब जिसका मान भी sin 30 ही आ जाता है, और उसको हम 1/2 कह सकते हैं। sin 390 जिसको हम 360 + 30 कर सकते हैं, जो sin 30 आ जाएगा, ये भी 1/2। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। देखो, ये तो हो गई इसके एंगल की और ये हो गई इसके मान की। तो हम देखते हैं कि 30 जब हमने साइन, जो फंक्शन है वो क्या है? फंक्शन है हमारे पास sin x। तो जब हमने 30 रखा तो क्या मान आया? 1/2। 150 पे क्या मान आया? 1/2। और 390 पे क्या मान आया? 1/2। तो x के तीनों मान पे क्या हमारा वैल्यू आई? 1/2। तो ये तो फलन है क्योंकि प्रत्येक की इमेज यहाँ पे है और केवल एक इमेज है। अब हम बात करेंगे दूसरी कंडीशन की, मतलब इसके रिवर्स की। तो बी से हम ए में देख रहे हैं कि 1/2 की कितनी इमेज? 30। 1/2 किस पे आया था? 150 पे, और ये 390 पे। तो यहाँ एक ही एलिमेंट की कितनी इमेज हो गई? 3, जो कि दूसरी कंडीशन को फॉलो नहीं करता। इसका मतलब ये फलन नहीं है, और अगर ये फलन नहीं है तो इसका प्रतिलोम ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो बच्चों, आप ही देखो, हमें ये चैप्टर बताया गया है कि त्रिकोणमितीय प्रतिलोम, इसके हमें त्रिकोणमितियों के क्या करने हैं? प्रतिलोम ज्ञात करने हैं। और जबकि यहाँ पे ये कंडीशन कह रही है कि त्रिकोणमितीय फंक्शनों के जो हैं उनके प्रतिलोम ज्ञात नहीं किए जा सकते। तो ऐसी कुछ तो चीज़ होगी कि जिससे हम उनके प्रतिलोम ज्ञात कर सकें। हाँ, तो उसके लिए क्या है, यहाँ हम देख सकते हैं कि जो वैसे तो त्रिकोणमितीय फलन का प्रतिलोम ज्ञात नहीं किया जा सकता, लेकिन यदि इसके प्रांत पर हम कोई प्रतिबंध लगा दें तो इसका प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है। एग्जाम्पल के थ्रू इसको और समझेंगे। जैसे हमने इसके जो प्रांत है उसको फिक्स कर लिया, 0 से लेकर कहाँ कर लिया? 90 तक। मतलब हम इससे आगे नहीं जाएंगे, इससे पीछे नहीं जाएंगे। तो 0 से 90 में हम देखेंगे sin 30 पे क्या मान होता है? 1/2। sin 45 पे क्या मान होता है? 1/√2। और sin 60 पे क्या मान होता है? √3/2। और sin 90 पे 1। तो हम देखते हैं 30 पे मान आता है 1/2, 60 पे आता है √3/2 और 90 पे आता है 1। जब हम इसका उल्टा करेंगे, मतलब बी से ए में फलन निकालेंगे, बी से ए में फलन निकालेंगे तो क्या होता है? तो देखो, 1/2 की इमेज क्या आ रही है? एक इमेज आ रही है। √3/2 की इमेज क्या आ रही है? एक इमेज आ रही है। और एक की इमेज क्या आ रही है? एक इमेज आ रही है। तो यहाँ पे ये ए से बी में फलन है और बी से ए में फलन है। इसका मतलब ये हुआ कि इस इंटरवल के बीच x के इस मान के लिए हम sin x का प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ हमें ये पता चला कि हमें इसके जो x का मान है उसको फिक्स करना पड़ेगा, उसको प्रतिबंधित करना पड़ेगा, जिससे हम इसके फलनों का प्रतिलोम ज्ञात कर पाएँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम इनके जो प्रतिबंधित प्रांत हैं उनको ज्ञात कर लेते हैं कि किस किस के बीच इनके मान, इनके प्रतिलोम ज्ञात किए जा सकते हैं। हम बात करेंगे, हमें पता है कि ये वाली चीज़ 0 से π/2, π/2 से π, π से 3π/2 और 3π/2 से फिर 2π। यहाँ अगर हम sin x के फंक्शन की बात करें
तो इस वाले जो प्रांत है, अगर हम 0 से पाई लेते हैं तो यहाँ पे जो मान 30 का आएगा वही 120 का आएगा, इसीलिए इस वाले प्रांत में तो इसका प्रतिलोम ज्ञात नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर हम ये देखें कि अगर हम लेते हैं π/2 से -π/2, मतलब -π/2 से π/2, इसको हम -π/2 भी कह सकते हैं, क्योंकि जब हम इस वाली डायरेक्शन में चलेंगे तो ये माइनस का π/2 होगा, तो बस। और जब हम ऐसी डायरेक्शन में चलेंगे तो ये जो 3π/2 है वो किसका हो जाएगा, माइनस का, क्योंकि बेसिकली ये 3π/2 होता है और ये π/2 होता है। लेकिन जब हम डायरेक्शन को बदल देंगे, ये जो कौन सी डायरेक्शन होती है, ये वाली डायरेक्शन में तो पॉजिटिव चलता है, जब हम डायरेक्शन ये वाली लेके जाएंगे तो ये जो नेगेटिव हो जाते हैं, इसीलिए हमने इसको माइनस का 3π/2 कहा और इसको माइनस का π/2। तो देखो, अगर हम इस वाले प्रांत की बात करें साइन एक्स के लिए, तो यहाँ माइनस के आएंगे एंगल साइन के, क्योंकि यहाँ पे साइन किसका होता है, माइनस का, और यहाँ पे साइन किसका होता है, प्लस का। तो यहाँ पे सेम नहीं आएंगे, क्योंकि वो जो यहाँ पे इसका मान आएगा वो प्लस में आएगा और वही जो मान आएंगे वो यहाँ माइनस में आएंगे, तो सेम तो नहीं होंगे। तो हम साइन एक्स का यहाँ पे इन्वर्स मतलब प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये कौन सा प्रांत हो गया, माइनस के π/2 से π/2 तक, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया कि हम साइन इनवर्स एक्स का, जो अगर हम साइन एक्स का अगर हम प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं तो वो उसके लिए प्रांत ये होगा। और भी हम देख लेते हैं, जब हम बात करेंगे π/2 से 3π/2 तक, क्योंकि साइन इसमें पॉजिटिव होता है और इसमें नेगेटिव, तो यहाँ भी इसका प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है। तो जहाँ हम इसका प्रतिलोम ज्ञात करेंगे तो हमारे पास दूसरा भी इसका प्रांत आ जाएगा, जिसको हम देख रहे हैं कि π/2 से 3π/2 तक, मतलब इस प्रांत में भी इसका इन्वर्स ज्ञात किया जा सकता है। सेम जब हम माइनस के 3π/2 से माइनस के π/2 तक देखेंगे, क्योंकि ये डायरेक्शन अपोजिट हो गई है, तो माइनस के 3π/2 से माइनस के π/2 तक देखेंगे तो यहाँ भी इसके जो फलन आएंगे वो कैसे आएंगे, मतलब हर पॉइंट पे अलग अलग आएंगे और इसका प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है। लेकिन ये जब हम क्वेश्चंस को करेंगे तो हम कैसे पता लगाएंगे कि इसका जो प्रांत का जो x का मान है वो इस वाले में होगा, इस वाले अंतराल में होगा या इस वाले अंतराल में। तो इसके लिए हमें पहले फिक्स करना होगा कि हम इनमें से इसका मुख्य मान क्या लें। तो आज हम उन मुख्य मानों को निकालेंगे कि साइन एक्स का मुख्य मान क्या होता है और बाकी के फलनों का मुख्य मान क्या होता है, जिससे हमें आगे के क्वेश्चंस करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और हम प्रांत इसको फिक्स कर लेंगे, जिससे हम आगे के फलनों का प्रतिलोम ज्ञात कर पाएंगे। तो हम साइन एक्स की बात करेंगे। साइन एक्स को हमने देखा कि इसमें पॉजिटिव होता है फर्स्ट में, सेकंड में पॉजिटिव होता है और थर्ड में नेगेटिव। तो हमने माइनस के π/2 से π/2 को फिक्स कर लिया, तो ये इसका क्या हो जाएगा, प्रांत हो जाएगा, सॉरी परिसर हो जाएगा। मतलब माइनस के π/2 से π/2 तक हम इसका मान लेंगे तो इसका मान क्या आएगा, माइनस के 1 के बीच में रहेगा, है ना, सब पे डिफरेंट डिफरेंट रहेगा। तो हमें ये फिक्स हो गया कि जो साइन एक्स है उसका इन्वर्स निकालने के लिए हमने एक मुख्य मान शाखा निकाल ली है, जो क्या है माइनस के π/2 से π/2 तक, ठीक है। सेम हम कॉस की भी निकाल लेंगे, क्योंकि हमें कॉस का भी प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि ये पहले और चौथे में पॉजिटिव होता है और दूसरे में नेगेटिव। तो हम क्या करेंगे, यहाँ हम इसको इस डायरेक्शन में लेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो देखते हैं कि 0 से पाई तक इसका जो मुख्य मान शाखा है वो आ रही है, मुख्य मान शाखा आ रही है 0 से पाई तक। तो हम कह सकते हैं कि कॉस का जो मुख्य मान शाखा आएगी वो 0 से पाई तक आएगी, ठीक है। और इसका प्रांत भी क्या होगा, माइनस के 1 से 1 तक, क्योंकि आपको पता है इसके मान माइनस के 1 से 1 तक ही होते हैं, इसी के बीच के इसके मान होते हैं, ठीक है। बात करेंगे tan की। तो tan में हम देखते हैं कि tan में पहला क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है tan का मान, और दूसरे में नेगेटिव होता है और चौथे में भी नेगेटिव होता है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि पहला और दूसरा क्वाड्रेंट, इसमें इसके मान नहीं आएंगे सेम, मतलब सेम नहीं आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट आएंगे, और डिफरेंट डिफरेंट आएंगे तो इसका मतलब ये है कि इसका फलन, इस फलन का प्रतिलोम
इस वाले परिसर में ज्ञात किया जा सकता है। मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 10 का इन्वर्स निकालने के लिए जो मुख्य मान शाखा है वो माइनस के π/2 से π/2 तक होगी। तो हम कॉट की बात करेंगे तो कॉट की हम देख लेते हैं कि कॉट भी दूसरे में और चौथे में माइनस का होता है, पहले में प्लस का होता है। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, इसके लिए हम देखते हैं ये यहाँ से यहाँ तक वाला हम इसका परिसर ले लेंगे, मतलब मुख्य मान शाखा इसकी भी जाएगी क्या 0 to π, और इसका जो प्रांत होगा वो रियल नंबर होगा क्योंकि इसका मान अनंत तक होता है, और अनंत में क्या रियल नंबर सभी आ जाते हैं क्योंकि पॉइंट वाले भी सारे नंबर इसके अंदर आ जाते हैं। हम बात करेंगे कोसेक की, तो इसी प्रकार से हम कोसेक का भी प्रांत और परिसर निकाल सकते हैं। तो हमने देखा कि कोसेक का जो मान होता है पहले और दूसरे में पॉजिटिव और चौथे में नेगेटिव, क्योंकि कोसेक जो होता है वो साइन का ही तो उल्टा होता है, तो जो साइन के केस में होगा वही कोसेक के केस में होगा। तो हम देखते हैं कि पहले और चौथे में ये क्या है, डिफरेंट इसके मान आएंगे। तो इसमें इसका जो परिसर है वो क्या होगा, माइनस के π/2 से π/2, और यहाँ पे इसके मान डिफरेंट रहेंगे तो इसका प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि एक और बात कंडीशन इसके साथ ये जुड़ जाती है, क्योंकि जो कोसेक होता है उसमें जीरो पे मान अनडिफाइन होता है। वहाँ पे इसका जीरो जब हम देखते हैं ना कोसेक जीरो, उसकी वैल्यू होती है अपरिभाषित, तो इसीलिए हमें इसके परिसर में से जीरो को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे जब इसकी वैल्यू डिफाइन ही नहीं है तो हम उसके प्रतिलोम के बारे में क्या ही बात करेंगे। तो इसीलिए हमने क्या किया, उस जीरो को यहाँ से हटा दिया जिस पर इसका मान अनडिफाइन होता है। और इसका जो प्रांत होता है कि माइनस के इन्फिनिटी से माइनस के 1 तक, और 1 से लेके पॉजिटिव के इन्फिनिटी तक, मतलब -1 और 1 के बीच में इसका मान नहीं होता, माइनस के 1 से छोटा होता है, प्लस के 1 से बड़ा होता है, लेकिन -1 और प्लस के 1 के बीच में इसके प्रांत का मान नहीं होता। ठीक है, इसी प्रकार हम सेक का भी देख लेंगे और हमें ये पता चल जाएगी कि साइन इनवर्स एक्स, कॉज इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और सेक इनवर्स, मतलब साइन कॉस टेन इन सभी के अगर हमें प्रतिलोम ज्ञात करने हैं तो उसके लिए कंडीशन ये रहेगी कि उनके मुख्य मान शाखा का मान ये होना चाहिए। अगर x का मान इनसे अलग आता है, इससे बाहर आता है, तो उसका प्रतिलोम ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो हमें ये आज सीखा कि किन त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, ये हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं कि माइनस का अगर साइन थीटा माइनस थीटा, साइन माइनस का थीटा होता है तो वो माइनस का थीटा होता है, और कॉस माइनस थीटा होता है वो कॉस थीटा होता है, टेन माइनस थीटा माइनस थीटा होता है, सेक माइनस थीटा सेक थीटा होता है, कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, कोसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा। यहाँ बस हम ये देखते हैं कि जो कॉस है और कॉस का उल्टा सेक है, इससे माइनस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाकी सब तो माइनस के हो जाते हैं। अगर इनके थीटा माइनस के हों तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये पॉजिटिव ही आते हैं। और अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं कि इनके प्रिंसिपल ब्रांच क्या होते हैं। हमने देखा कि साइन, टेन और कोसेक, इसकी जो प्रिंसिपल ब्रांच आई वो माइनस के π/2 से π/2 तक आई, और जो कॉस, कॉट और सेक, इनके प्रिंसिपल ब्रांच जो आई वो 0 से पाई तक आई। ये यहाँ पे ओपन इंटरवल होगा। ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि 0 और पाई इसमें इन्वॉल्व नहीं होते। ठीक है, तो अब ये बात आपको क्लियरली याद रखनी है, आप याद कह लो या कुछ भी कह लो, ये आपके माइंड में हर समय रहनी चाहिए जब आप इस चैप्टर को करेंगे। इस चैप्टर के क्वेश्चन जहाँ कहीं भी आप देखेंगे तो ये माइंड में आप में क्लिक कर जानी चाहिए कि साइन, टेन और कॉसेक का जो मुख्य मान शाखा होती है वो माइनस के π/2 से π/2 तक होती है, और कॉस, कॉट और सेक, इसकी जो मुख्य मान शाखा होती है वो 0 to π होती है। ये आपको क्लियरली
बिल्कुल रट के रखना है या याद करके रखना है, आपको माइंड में बैठा के रखना है। जैसे ही आप कभी भी इन्वर्स ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चंस देखते हैं तो ये सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए, जिससे क्वेश्चन को आप आसानी से कर पाएंगे। तो इसी के बेस पर हम 2-4 एग्जाम्पल देखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे और आपको क्लियर हो जाएगा कि ये सब क्या था, कैसे हुआ और हम कैसे कैसे त्रिकोणमितीय फलनों के पैथिलोमों को ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो एग्जाम्पल देखते हैं इसके। एग्जाम्पल क्या है? पहला एग्जाम्पल है साइन इनवर्स 1/√2। तो ये हमें पता है कि साइन में 1/√2 π/4 मतलब 45 का मान होता है, जिसको हम π/4 रेडियन में कहते हैं। तो हम इसको डायरेक्टली कह देंगे कि साइन इनवर्स 1/√2 का जो मान आएगा वो क्या आएगा, π/4। और कॉज इनवर्स 1/2, कॉज इनवर्स 1/2 हमें पता है कॉज में 60 का मान होता है, जिसको हम π/3 रेडियन में कहते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कॉज इनवर्स 1/2 की डायरेक्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, π/3। tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3 क्या होता है, tan इनवर्स में मतलब tan में जो √3 है वो मान आता है किसका, 60 का, जिसको हम क्या कहते हैं, π/3 रेडियन में। तो tan इनवर्स √3 का डायरेक्ट मान आ जाएगा यहाँ पे π/3। तो इस टाइप के जब साइन इनवर्स में जो एंगल होंगे वो पॉजिटिव होंगे, ये चीज़ पॉजिटिव आ रही है ना, तब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, तब आप आराम से इसके क्वेश्चन कर सकते हैं। तो थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम आएगी वो आएगी माइनस वालों में, उनको हम अच्छी तरह से देख लेते हैं कि उनको कैसे हल करना है। जैसे हमारे पास ये है साइन इनवर्स माइनस का 1/√2। तो यहाँ पे जब अंदर इसके माइनस आया है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैं बता देता हूँ कि जब आप इस वाली ब्रांच के फंक्शंस को देखेंगे तो आपको डायरेक्टली माइनस बाहर लगा देना है। जैसे साइन किस ब्रांच का है, साइन है माइनस के π/2 से π/2 ब्रांच का। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको माइनस को छुपा लेना है और 1/√2 का मान देखना है। तो साइन में 1/√2 का मान किसका होता है, π/4 का, और ये माइनस जो है वो डायरेक्टली हम यहाँ पे लगा देंगे। क्लियर है? तो हमने सबसे पहले क्या देखा, इसमें हमने देखा कि माइनस वाला है, फिर इसका हमने ब्रांच देखा, ब्रांच कौन सी है, माइनस के π/2 से π/2 तक। फिर जब हमने ये पता कर लिया कि इसकी ब्रांच माइनस के π/2 से π/2 तक है, तो हमने डायरेक्टली माइनस को छुपाया और 1/√2 का मान देखा जो साइन में π/4 होता है। तो हमने इसका डायरेक्टली मान π/4 किया और माइनस को इसके आगे लगा दिया। तो इसका ऐसे मान निकाला जा सकता है। हम बात करेंगे कॉस की। कॉस 1/2 ये माइनस का है। अब ये माइनस का है तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसकी जो मेन ब्रांच है, प्रिंसिपल ब्रांच है, मुख्य ब्रांच है, वो कौन सी है, वो है 0 to π। क्योंकि हमें पता है साइन, टेन और कोसेक इसकी ब्रांच होती है माइनस के π/2 से π/2, और कॉस, कॉट और सेक इसकी ब्रांच होती है 0 to π। तो यहाँ हम देखते हैं कि कॉस इनवर्स, कॉस है तो इसकी ब्रांच होगी 0 to π, और इसके अंदर अगर माइनस है तो इसको सॉल्व करने की ट्रिक कह सकते हैं या इसको कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, वो हम यहाँ देख लेते हैं। देखो माइनस को छुपाना है, छुपा लो। 1/2 कॉस में किसका मान होता है, π/3 का, π/3 लिखा है यहाँ पे हमने। सबसे पहले हम ये करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, π/3, माइनस का है माइनस लगाया। तो ये ट्रिक कहेंगे कि जैसे हमें ये पता चलता है कि ये कॉस 0 to π वाले ब्रांच का है, तो हम यहाँ पे इसमें पाई जोड़ देंगे। एक और बार ध्यान से देखेंगे, हमने क्या करना है, हमें देखना है कि ये कौन से ब्रांच का है। अगर ये 0 to π वाले ब्रांच का है तो हम क्या करेंगे, इसका मान देखेंगे 1/2 किस में होता है, π/3 में। सबसे पहले हम π/3 लिखेंगे और ये माइनस है तो उसके आगे माइनस लगाएंगे। फिर हमें पता है कि ये 0 to π वाले ब्रांच का है, तो इसमें हम क्या करेंगे, पाई को जोड़ देंगे। ये लास्ट वाला स्टेप है, हम क्या करेंगे, इसमें पाई को जोड़ देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये 3π हो जाएगा, 3π माइनस π/3, जिसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2π/3। तो इसका जो मान आया वो आया 2π/3। तो ऐसे हम इनके मान ज्ञात कर सकते हैं। और एग्जाम्पल है उनको भी देख लेते हैं। जैसे हमारे पास है tan इनवर्स माइनस का 1।
टेन इनवर्स को देखते ही हम पहले ये क्लियर करेंगे कि ये किस ब्रांच का है। ये ब्रांच का है -k π/2 से π/2k का, और ये उस ब्रांच का है तो हम कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम ये देखेंगे कि 10 में 1 किसका मान होता है, और 1 होता है π/4 का, तो हम इसके आगे माइनस लगा देंगे और यही इसका मान हो जाएगा। और हम बात करें सेक इनवर्स -k2/√3 की, तो इसको हम सबसे पहले देखेंगे ये किस ब्रांच का है। ये ब्रांच है 0 to π, और 0 to π में हमें एक स्टेप याद रखना है कि सबसे पहले ये देखना है कि किस ब्रांच का है, उसके बाद ये देखना है कि ये किस वैल्यू पे आता है, मतलब 2/3 जो कॉस सेक में है वो किस पे आता है, वो आता है π/6 पे। कोई दिक्कत नहीं, π/6 लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद ये माइनस का है तो इसके आगे माइनस लगाएंगे, और जब ये माइनस का है तो एक हमें स्टेप याद रखना है कि जब भी ये 0 to π वाले ब्रांच में होगा तो इसमें हमें क्या जोड़ना होगा, पाई। तो ये जो माइनस का π/6 था उसमें हमने क्या जोड़ा, पाई। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6π - π/6, मतलब π/6। तो बच्चों, आज का जो लेक्चर है वो केवल कॉन्सेप्ट को बताने का है। तो आप अगर ये वीडियो मतलब आपको कुछ क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट में अगर डाउट आता है तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे एक और बार, उसके बाद अगर डाउट आता है तो मुझसे पूछेंगे, मैं क्लियर कर दूंगा। वैसे इसमें अगर हम इसको डायरेक्टली करते फॉर्मूला बेस पे है तो आराम से हो जाता, लेकिन मैं चाहता हूँ आपको कुछ कॉन्सेप्ट सिखा दूँ, तो आपको इसको ध्यान से पढ़ना है। बस यही मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस लेक्चर को 2 बार देखें और वो भी ध्यान से, जिससे आपका ये जो कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का वो क्लियर हो जाएगा। फिर तो इसमें कुछ है ही नहीं, फॉर्मूले होंगे और क्वेश्चन होंगे, वो हम डायरेक्ट कर लेंगे, सब कुछ हो जाएगा। बस इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।